हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से बात करने वाले हैं. ओके, in the previous classes, in the previous session, we have discussed about the refraction through rectangular glass slab, okay, or rectangular glass block. बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है. और यहाँ पे जो ये लैटरल शिफ्ट है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था. और इस सेशन में हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं. तो हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. यहाँ पे ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ये होगा आई माइनस आर. ओके, इस हिसाब से हमने प्रूफ किया था कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता था, ठीक है. और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो लैटरल शिफ्ट है इन किन बातों पे डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू क्या होती है. तो बेटे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से इसका वैल्यू बस दे करके छोड़ दिया है, ठीक है. और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि मतलब ये वैल्यू आई कहाँ से. लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स की वैल्यू, लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है. साइन कॉस आप लोग के क्लास 10th में भी आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जो आपको जानना भी बहुत बेहद ज़रूरी है. और इसका प्रयोग फिजिक्स में भी है, तो लिटिल बिट यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो प्रीवियसली हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. ऑल दिस टू एंगल्स आर इक्वल इन नेचर. एंड हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे बेटे कि किस तरीके से लैटरल शिफ्ट की वैल्यू आती है, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं ज़रा सा. जैसे हम लोग मानते हैं कि सपोज़ ये एक रेक्टेंगुलर, थोड़ा फिगर में बड़ा बना रहा हूँ, आपको थोड़ा देखना. ओके, दिस इज सपोज रेक्टेंगुलर स्लैब. मानते हैं इसकी जो थिकनेस है वो टी, बट जो रेक्टेंगुलर है ये थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, तो इसकी जो मोटाई है वो टी मान लेते हैं सपोज. अच्छा, यहाँ से हम लोग देखते हैं एक चीज़ और कि सपोज़ नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल को आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, मैं इससे दिखा रहा हूँ. और सपोज़ कि यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इस तरीके से आ रही है. अच्छा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अलॉन्ग विद द नॉर्मल. ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहाँ से थोड़ा सा इसमें सपोज रेरर मीडियम है या डेंसर मीडियम थोड़ा टूवर्ड्स आएगी, तो टूवर्ड्स इस तरीके से सपोज कुछ इस तरीके से मुड़ रही है. ओके, यहाँ से डेंसर से फिर रेरर में जाएगी तो थोड़ा अवे जाएगी नॉर्मल से. ओके, जैसे कि कुछ इस तरीके से चली गई. और यहाँ भी हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, या कुछ इसको कुछ इस तरीके से. पहले आप समझें, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया. इस एंगल को हमने माना था R1, इसको आप R1 भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, वॉट एवर इट इज़. उस प्रीवियस क्लास में मैंने R माना था. ओके, और यहाँ भी सपोज़ इसको हम R1 मान लेते हैं. यहाँ पे इस में हम लोग R1 मान लेते हैं. सपोज़ ये R1 हो गया, ठीक है. अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जाती तो कहाँ जाती, एकदम सीधे, ठीक है. कुछ इस तरीके से आप लोग इसको समझें. ये सपोज़ ये कुछ इस तरीके से जा रही है, सीधे जाती तो ऐसे कुछ ऐसे जाती. ओके,
and at this time this emergent ray, this is emergent ray will be equal to what? Just incident ray producing just. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल इस रे को, ओके, इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा डेविएट होकर के निकल रही है। तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट। तो जाना चाहिए था इस रास्ते, जा रही है थोड़ी डिविएट होकर इस रास्ते, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ, इसको हम सपोज डी मान लेते हैं, सपोज ये डी हो गया, स्मॉल डी। और यहाँ से हम एक नॉर्मल, यहाँ से डिविएट हो रही है इस तरीके से टूवर्ड्स अवे जा रही है नॉर्मल के डेंसर एरर में। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे भी नॉर्मल खींच देते हैं इस तरीके से, ओके, सपोज ये नॉर्मल है। तो हमने इस पे बात किया हुआ था कि ये एंगल R1 और ये नॉर्मल, सपोज हम नाम देते हैं इसका, दिस इज़ A, दिस इज़ O, ओके, दिस इज़ सपोज ये N1 है, ये N1 डैश हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर ये N2 है तो ये N2 डैश हो जाएगा, और ये O है, इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, B हो गया, ओके, ठीक है। सपोज़ ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, सपोज़ ये ग्लास है, आपका ग्लास मीडियम है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, इन ऑर्डर टू जस्ट फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ व्हेन there is incident ray is traveling from the rarer to denser medium, okay। so ये एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R1 हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन यही तो है, ओके, I माइनस R1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ दिख सकते हैं, I माइनस R1 हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ और बात की थी कि सपोज़ कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये रे और ये नॉर्मल रे आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये पैरेलल हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, जब पैरेलल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन नेचर, दिस इज़ R1। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा R1, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो R1, सपोज ये R1 हो गया, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। ये एंगल हो जाएगा R1। अच्छा, हम लोगों ने प्रूफ किया था कि किस तरीके से जो एंगल ऑफ I होता है ना, वो इस एंगल को हम लोग I डैश मान लेते हैं, इस एंगल को, इमरजेंट एंगल को I डैश। तो किस हिसाब से I इक्वल टू I डैश होता था, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट रे, ओके, इमरजेंट, ओके। नाउ एक चीज़ हम लोग देखेंगे बेटे कि इस ट्रायंगल में, इसको हम लोग सपोज L मान लेते हैं, BL, ओके, BL इज़ अ लेटरल शिफ्ट, ओके। हम लोग देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? OBL में हम लोग क्या देखेंगे? हमको चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम लोग लेंगे एंगल को कि BL आ जाए, D आ जाए उसमें ना, D। तो इस हिसाब से हम साइन ले रहे हैं, साइन किसका साइन लेंगे? इस एंगल का साइन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम लोग एंगल लेते हैं उसका जो अपोजिट साइड है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जहाँ पे हम 90 डिग्री, जहाँ पे जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसका अपोजिट साइड हमेशा होता है क्या? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, एंगल BLO 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा OB, ठीक है, यहाँ पे OB हो जाएगा। तो साइन
आई माइनस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी ये परपेंडिकुलर है BL, परपेंडिकुलर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, इसको आप समझ जाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे है, BL है, ओके, क्योंकि ये एंगल ले रहे हैं तो इसका एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो BL। हाइपोटेनियस 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है OB, ठीक है, इतना BL बाई OB हमने लिखा। यहाँ पे लिखेंगे साइन I माइनस R1 हमने वो लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे निकालना क्या, अच्छा BL क्या है, D है, BL क्या है बेटे, D है, तो यहाँ पे D रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन I माइनस R1 इक्वल टू D अपॉन OB। अच्छा, D जो है, D जब D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, यानी OB इंटू साइन I माइनस R1। अच्छा, यही है लेटरल शिफ्ट, यही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब OB की वैल्यू निकाल करके इस ट्रायंगल से हम लोग जब वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, D यानी लेटरल शिफ्ट का जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मैं इधर निकाल लेता हूँ, इसको आप लोग देखेंगे ज़रा ध्यान से। अब हमें देखना है कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें कि हमारा OB निकल जाए, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये R1 है, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये T है, T को भी हमें इंक्लूड करना है। तो सपोज़ कि ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ओके, रेक्टेंगल हो गया, तो ये T है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी T हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ एनी रेक्टेंगल, ओके। You have to use all the properties of geometry here, okay, in case of light chapter. So यहाँ पे बेटे आप लोग चीज़ ध्यान देंगे आप कि अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं ON1B, ON1-B। तो अब यहाँ पे भी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ON1B, ON1B डैश, यहाँ पे डैश भी है। अच्छा, यहाँ पे हम बेटे ले रहे हैं कि अब हमको लेना है क्या, OB और ON डैश, क्योंकि यहाँ पे ये T वैल्यू है और यहाँ पे हमें ये OB की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे कॉस लेंगे, क्या लेंगे, कॉस R1, ये क्या एंगल है R1। तो कॉस जब R1 लेंगे तो कॉस R1 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जब R1 है इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस क्या है बेटे, बेस क्या है, ON1 डैश, ON1 डैश अपन हाइपोटेनियस क्या है, OB है, OB है, cos R1, ठीक है। तो cos R1 इक्वल टू ON डैश क्या लिखेंगे, T लिखेंगे यहाँ पे, OB, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू T हो गई T। अब जब OB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T अपॉन cos R1। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसी OB की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 पुट कर दिए, तो D हमारा क्या निकला, D हमारा निकला OB, हम लोग जानते हैं कि OB होता है साइन I माइनस R1, ठीक है। तो D हो जाएगा आपका, OB की जगह पे पुट कर देते हैं, T अपॉन कॉस R1 की जगह R भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, I माइनस R1, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हो गया, D क्या हो गया, T साइन I माइनस R1
divided by cos r1. This is a required expression for the lateral displacement. ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आपकी बुक में यहाँ पे छोटे से एक लाइन में लिख रखा है, यहाँ पे lateral displacement इक्वल टू आई टी साइन I minus r upon cos r, where t is the thickness of glass, I is the angle of incidence, r is the angle of refraction. मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया, ठीक है, मैंने इस चीज़ को आपको प्रूफ करके बताया कि कहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, लैटरल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये जो शिफ्ट है लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ बातों पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं थिकनेस पे, ये जो मोटाई है थिकनेस, यदि थिकनेस को हम बढ़ाएंगे ग्लास स्लैब को, यदि हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब यदि हम थिकनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब थिकनेस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा। ओके, मीन्स वी कैन सी दैट डी मीन्स लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम देखना है कि जितना हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है कि लैटरल शिफ्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड एट डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया कि थिकनेस जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा लैटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है बेटे, दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये मायने रखता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी जितना हम लोग बढ़ाते जाएंगे लैटरल शिफ्ट उतना बढ़ता जाएगा। यानी लैटरल शिफ्ट डी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, मीन्स लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इन दोनों में रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना बढ़ाते जाएंगे लैटरल शिफ्ट भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब तीसरा जो फैक्टर है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आपको देखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उतना ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बातों पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये तो हम लोग इस बात पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से जब कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती थी तो क्या होता था, रेरर से डेंसर मीडियम में आती थी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, घट जाती है। अच्छा, जब स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो वेवलेंथ घटेगा, क्योंकि वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो यदि स्पीड ऑफ लाइट घटी किसी मीडियम में तो वेवलेंथ मीडियम का घट जाएगा। यदि वेवलेंथ घट जाएगा मीडियम का तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यदि वेवलेंथ मीडियम का घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुरंत बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, विवजियोर में वॉलेट इंडिगो जो मैंने बताया था कलर, है ना, उसमें लोग क्या जानते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इंडिगो से वॉलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है। यानी रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, रेड का क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है वेवलेंथ। जब वेवलेंथ रेड का सबसे मैक्सिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेड का सबसे कम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो लैटरल शिफ्ट क्या हो जाएगी, लैटरल शिफ्ट सबसे कम हो जाएगी। किसके केस में, रेड के केस में, क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा जिस कलर का, ठीक है, उतना ही उसका क्या होगा, लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा। तो रेड लाइट की जब बात करेंगे तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा मीडियम में। जब इसका मीडियम में घटेगा तो उस रेड कलर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा। ओके, और यदि बात कर लें हम लोग वॉलेट की, क्योंकि वॉलेट, ओके,
वॉलेट की बात कर लें तो वॉलेट का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में सबसे कम होता है, ठीक है। अच्छा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है उसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब वेवलेंथ किसी कलर का कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस कलर का ज़्यादा होगा तो लैटरल शिफ्ट भी उस कलर का ज़्यादा होगा। इसलिए वॉलेट जो है, वॉलेट के केस में, वॉलेट कलर में जस्ट लैटरल शिफ्ट जो है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा और रेड कलर के लिए मिनिमम होगा, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू नो, ओके, दिस जस्ट ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द rectangular glass block, okay, refraction through a rectangular glass block, okay। हम लोगों ने ये भी इस पर डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से किस फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, है ना। और अब हम बात करेंगे बेटे, देखें यहाँ आप लोग गौर से, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जब कोई मोटा ग्लास है, ठीक है, या कह सकते हैं मोटा मिरर है या ग्लास है, ग्लास प्लेट है, ठीक है, उसके नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रे क्या होगी, विदाउट डेविएशन जिस तरीके से अंदर आएगी मीडियम में उसी रास्ते वो रिट्रेस करके बाहर निकल जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मली, लेकिन उसी चीज़ को, उसी जस्ट किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यदि हम लोग ऑब्लिकली देखें, है ना, ऑब्लिकली देखेंगे कहीं भी रख करके, यदि हम लोग तिरछा देखें उसे तो हम देखेंगे कि अ नंबर ऑफ इमेजेस आर सीन, यानी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, इमेजेस तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन जो सेकेंड इमेज है वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम इसका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम कि इमेज को कहाँ रखा गया है, इमेज को रखा गया है किसी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, ये आपका सपोज कि ये आपका क्या है, थिक जस्ट प्लेन ग्लास प्लेट है ना। इसमें क्या गया है कि नीचे वाले सरफेस को ना सिल्वर पेंटेड कर दिया गया है, यानी सिल्वर पेंटेड इसको कर दिया गया, तो ये ऊपर का रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है, मिरर है, ठीक है, तो मिरर वाले को, नीचे वाले को सिल्वर पेंट कर दिया गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर का है। अच्छा, यहाँ से देखा हम लोग देखेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, एक कहीं रखेंगे और उसे ऑब्लिकली देखेंगे, तिरछा देखेंगे, स्लैंटिंग पोजीशन पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से दिखाया गया है कि एक रेज जो है एक सीधे चली है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा था, नॉर्मली कोई चीज़ आती है तो उसी रास्ते वो विदाउट रिफ्रैक्शन वापस चली जाती है, ओके। लेकिन ये चीज़ है कि ये तो निकल गई, लेकिन दूसरी रेज जो है, यहाँ से दिख रहे हैं आप, ए बी, ओके, ए बी जो है हम लोगों ने देखा था कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट जस्ट इंसिडेंट ऑन एनी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल दिखाया नहीं है, इसको दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ इस तरीके से नॉर्मल आप समझ लीजिए, यहाँ पे है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। तो जब ए बी जो है इस सरफेस पे पड़ रही है इंसिडेंट रे, तो कुछ पार्ट का मतलब 4 to 5%, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चली जाएगी, और कुछ उसकी ज़्यादा पड़ने 96-97% जस्ट लाइट, ओके, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू अंदर आएगी, यानी रेरर से डेंसर में आएगी। जब रेरर से डेंसर में आएगी तो क्या यहाँ नॉर्मल होता है, तो इट विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स आएगी। अब यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे प्रोसेस है मिरर का, यहाँ पेंटेड कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जब पेंटेड कर दिया गया है तो यहाँ से इस पॉइंट बी पे आएगी, ठीक है, आने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग एकदम रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी एक तरह से हम देख रहे हैं कि मीडियम में रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी जितनी भी यहाँ पे रे है ये वेस्ट नहीं हो रही है, पूरा का पूरा जितना अभी इस रे का जो है 96% रे आ रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन होकर के, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है,
ओके, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लाइट, पूरा का पूरा इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी कुछ भी यहाँ पे रे वेस्ट नहीं हो रही है, यानी इसकी इंटेंसिटी घट नहीं रही है। और जब इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगी, जब एम्पलीट्यूड स्ट्रांग रहेगा, तो हमें रे वहाँ पे जो इमेज बनेगा बैकवर्ड्स जब हम खींचेंगे इस तरीके से, तो ब्राइटेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कभी कभी होता क्या है कि जब सिंपल प्लेन मिरर पे आप कोई इमेज बनती है तो वो उतनी ब्राइटेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ इमेज, कुछ इंसिडेंट रे मिरर खुद एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, लेकिन जब एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कराया जाए तो यहाँ पे जितनी लाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की है, तो यहाँ पे केवल ये चीज़ यहीं पे हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि बी डैश पे जब एंटर कर रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के बी डैश ही पहुँच रही है। और जब इसको बैकवर्ड खींचा जा रहा है तो A2 जो है, A2 पे सबसे ज़बरदस्त तरीके से क्या होगी, इमेज, ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ से अवे चली जाएगी, कुछ पार्ट इसका अवे हो जाएगा, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ पे कुछ पार्ट अवे, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इस जगह पे जो है सेकेंड वाले पे जो कंप्लीट इंटेंसिटी की लाइट जा रही है तो इसकी इमेज बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ब्राइटेस्ट बनेगी। और यहाँ पे तो कुछ वेस्ट हो जा रही है, कुछ निकल जा रही है इधर, कुछ पार्ट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं पे एक तरह से कहा जाए तो ब्राइटनेस, एक तरह से देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है A2 का, नहीं टोटल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट का, इंटेंसिटी का, वो टोटल यहाँ पे हो जा रहा है सेकेंड कंडीशन में ही। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरीके से कंडीशन हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इंटेंसिटी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए से ब्राइटेस्ट मिला। तो कहने का मतलब कि किसी भी थिक जो प्लेन ग्लास प्लेट होता है या थिक मिरर होता है, यदि उसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट और उसको ऑब्लिकली देखेंगे तो सेकेंड जो मिरर है, सेकेंड जो इमेज बन रही है वो सबसे ब्राइटेस्ट होगी। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस 2 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड। हम लोगों ने 2 टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करने वाले हैं। जस्ट वॉच इट। थैंक यू।